Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you to the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk. In our previous lectures, we discussed adsorption, types of adsorption and factors affecting adsorption. Now we are going to start a very important topic related to adsorption, and that is Frederick's adsorption isotherm. Before starting Frederick's adsorption isotherm, let's discuss rate of adsorption. रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं और इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है ये हम जानते हैं. देखिए, as we discussed that what is adsorption, adsorption is a process in which adsorbate particles get adsorbed on the surface of any adsorbent surface. ठीक है, तो सपोज कीजिए that कि ये एक एड्सॉर्बेंट सरफेस है, दैट इज ए यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट सरफेस. ये वो सरफेस है जिस पे क्या होने वाला है, एड्सॉर्प्शन होने वाला है. यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट सरफेस. इस एड्सॉर्बेंट सरफेस को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे. ठीक है, इस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स आकर के अटैच होंगे. अब सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर सरफेस पर कुछ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स आकर के अटैच होना शुरू हो गए. ये जो एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स हैं इनको हम नंबर ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, या हम मास ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम स्मॉल x से डिनोट करेंगे. ठीक है, अब यहां आप देख सकते हैं कि इनिशियली इस यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पर ज्यादा एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स अटैच्ड नहीं है. धीरे धीरे क्या होगा, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा. एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो मास ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स एंड वी कैन से नंबर्स ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स भी सरफेस पर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. इस तरह से अगर नंबर ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है या घट रही है. ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ रही है. तो यहां हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को कैसे डिनोट कर सकते हैं. सो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन will be denoted by x upon m. x upon m के थ्रू हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिनोट करेंगे, जहां m क्या है, यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट और x क्या है, नंबर ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स. अगर यहां पर हम यूनिट मास ले रहे हैं, यानी कि मास को हम यूनिट मान लें, यानी मास की वैल्यू को हम क्या कर दें, सिंगल कर दें, 1 कर दें, तो अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस पर डिपेंड हो जाएगी, नंबर ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स पर. यानी जैसे जैसे हम x के नंबर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी. तो बेसिकली रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन x अपॉन m से यहां पर रिप्रेजेंट की जाती है. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज फ्रेडरिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. देखिए, जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक, जिनका पूरा नाम था हर्बर्ट फ्रेडरिक. हर्बर्ट फ्रेडरिक वॉज द साइंटिस्ट, ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने 1909 में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी कि x अपॉन m, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का रिलेशनशिप दिया था प्रेशर के साथ, विद प्रेशर. और इस जो रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेडरिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं. इट मीन्स यहाँ से सिंपली पता चल रहा है कि फ्रेडरिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है और वो टर्म है आइसोथर्म. देखिए, आइसोथर्म टर्म को हम समझते हैं. आइसो वर्ड इससे पहले आप कई बार पढ़ चुके हैं. आइसोटॉप्स, आइसो बार्स आपके सामने आता रहता है केमिस्ट्री के अंदर. आइसो का सीधा सीधा मीनिंग होता है कांस्टेंट. क्या मीनिंग होता है, कांस्टेंट. वो चीज जो वेरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट हो चुकी है, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो. और थर्म जो वर्ड है ये भी आपने पहले सुना हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोमीटर. थर्म का बेसिकली मीनिंग होता है हीट और इस केस में थर्म का मीनिंग है टेम्परेचर. इसका मतलब यहां पर एक चीज निकल के आई, वो क्या है, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर. इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेडरिक ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे
किसके एक्सपेरिमेंट? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के प्रेशर के साथ एक्सपेरिमेंट। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उन सभी में उन्होंने टेम्परेचर को क्या रखा था? कांस्टेंट रखा था। इट मींस जो हमारी डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी? फ्रेडरिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर। अब देखिए, हम फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को और बेहतर तरीके से समझने के लिए x अपॉन m यानी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ को हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था। तो सपोज कीजिए ये x अपॉन m यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये हमने y एक्सिस पे ले ली और दूसरी तरफ x एक्सिस पे हमने प्रेशर को ले लिया। यानी ऊपर की ओर अगर ग्राफ जाएगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी और आगे की तरफ अगर ग्राफ जाता है तो प्रेशर बढ़ेगा। हमने देखा था कि जब हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिला था। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में हमें पता चलेगा कि इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट यानी जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, अगर हम इनिशियल पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होती है। अगर ये देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की तरह शो हो रहा है। यानी x अपॉन m और प्रेशर दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे x अपॉन m भी बढ़ेगा इनिशियल कंडीशन में। इनिशियल कंडीशन से यहाँ क्या मीनिंग है? जब प्रेशर थोड़ा लो है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आपको यहां ऊपर ऐसा दिख रहा है, ये जो पॉइंट है यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद सिर्फ जो आपका ग्राफ है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ग्राफ सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहां सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन ग्राफ ऊपर की ओर मूव नहीं कर रहा। यानी कौन कांस्टेंट हो गया है? x अपॉन m कांस्टेंट हो गया है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ना बंद हो गई है। तो एक कंडीशन ऐसी भी आ रही है जहां प्रेशर बहुत क्या है? हाई है। मैं कह सकता हूं दैट इज हाई प्रेशर। और यहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो गई है हाई प्रेशर के ऊपर, जबकि लो प्रेशर के ऊपर हमें रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो कैसी नजर आ रही थी? प्रेशर के साथ इंक्रीज होती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, तो यहां से हम तीन कंडीशंस ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है दैट इज आवर फर्स्ट केस, वो क्या है? एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत लो था तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी वैसे ही इंक्रीज हो रही थी। इट सिंपली मींस दैट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसका मीनिंग क्या हुआ वो आप समझिए। यहाँ p की पावर हमें 1 करना पड़ेगा। इसका मीनिंग समझिए क्या हुआ। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रही है। ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, यहां हमने p की पावर 1 क्यों लगाई है? p की पावर 1 बताती है हमें कि x अपॉन m और प्रेशर के बीच में एक फर्स्ट ऑर्डर रिलेशनशिप है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिलेशनशिप क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जिस रेशो में हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जिस रेशो में हम प्रेशर बढ़ाएंगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी x अपॉन m भी उसी रेशो के अंदर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने प्रेशर को डबल कर दिया तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी डबल हो जाएगी। अगर मैंने प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, इक्वल अमाउंट में दोनों इंक्रीज होंगे। अब यहां हमें मालूम है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो बेसिकली x अपॉन m विल बी इक्वल्स टू k और p की पावर 1 p हो जाएगी। तो हमें जो फाइनल रिलेशनशिप मिलेगा दैट विल बी x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p। और ये किस कंडीशन पे है? एट लो प्रेशर। ठीक है, यहां से अब हमारी सेकंड कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं दैट इज आवर सेकंड केस। और सेकंड केस में हमें क्या बनाना है? हाई प्रेशर।
देखिए अगर प्रेशर हाई होगा, जब हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो x अपॉन m इंक्रीज नहीं होने वाला, वो जैसा है वैसा का वैसा बना रहेगा। इट मीन्स x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। यहाँ p की पावर 0 डिनोट करती है कि ये एक जीरो ऑर्डर का रिलेशनशिप है। जीरो ऑर्डर का रिलेशनशिप क्या होता है? इसका रिलेशनशिप ये है कि अगर हम p को इंक्रीज करते हैं तो भी x अपॉन m कांस्टेंट बना रहेगा, p को डिक्रीज करते हैं तो भी x अपॉन m कांस्टेंट बना रहेगा। यानी आप p को कितना ही वेरी कीजिए, अब x अपॉन m का पर p का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में होता है। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से अफेक्ट नहीं होता, फ्री हो जाता है। x अपॉन m प्रेशर से हर तरह से फ्री हो चुका है, अब प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है x अपॉन m प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया k, और किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या आती है? 1। तो यहाँ k के आगे 1 लगेगा और बेसिकली हमें क्या रिलेशनशिप मिल जाएगा? x अपॉन m इज इक्वल्स टू k वेयर k इज कांस्टेंट। यहाँ हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि एट हाई प्रेशर x अपॉन m की वैल्यू एक कांस्टेंट आती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग x अपॉन m और प्रेशर के बीच रिलेशनशिप पता करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम इनिशियल कंडीशन लें यानी कि लो प्रेशर को सही माने, या हम हाई प्रेशर एक्सट्रीम कंडीशन को करेक्ट माने। तो एक्चुअल में क्या होगा, हमें फ्रेडलिक्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्यूरेट आइडिया लगाने के लिए इन दोनों का कोई एवरेज पॉइंट लेना पड़ेगा। एवरेज पॉइंट का मतलब ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो। यानी कि हम क्या डिस्कस करेंगे? मीडियम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो सपोज कीजिए ये एक मीडियम प्रेशर की कंडीशन है। ठीक है, हाई प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था? x अपॉन m वॉज k, या हम बोल सकते हैं x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। और लो प्रेशर पे हमने पढ़ा था x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। तो मुझे ये बताइए, ये आइडिया लगाइए कि मीडियम प्रेशर पे क्या होना चाहिए, मीडियम प्रेशर पर क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मीडियम प्रेशर पे क्या होगा? दैट विल बी आवर केस थर्ड। देखिए मीडियम प्रेशर पे क्या होगा, इनिशियल कंडीशन पर x अपॉन m p की पावर 1 था, और जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पर x अपॉन m p की पावर 0 हो गया। यानी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं x अपॉन m की वैल्यू 1 से क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और एक्सट्रीम कंडीशन पे 1 से क्या हो रही है? 0 हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मीडियम प्रेशर पर x अपॉन m का अगर हम p से रिलेशनशिप निकालेंगे तो p के ऊपर जो पावर आनी चाहिए वो 1 से तो कम होनी चाहिए, लेकिन 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या निकलेगा? x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, जहां n एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, मोर देन 1। ठीक है, ऐसा क्यों? इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों है? जब n की वैल्यू x से ज़्यादा होगी तभी 1 अपॉन n की वैल्यू 0 से 1 के बीच पॉसिबल होगी। इट मीन्स 1 अपॉन n की वैल्यू हमेशा क्या होती है? मोर देन 0 बट लेस देन 1। यही तो हमारा रिलेशनशिप कह रहा है कि p के ऊपर जो पावर आएगी मीडियम प्रेशर पे वो 1 से तो कम होनी चाहिए लेकिन 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने मीडियम कंडीशन ली है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन n की वैल्यू 1 से तो होगी कम लेकिन 0 से होगी ज़्यादा। इसमें अगर हम आगे लेके जाएंगे तो x अपॉन m विल बी इक्वल्स टू k p की पावर 1 अपॉन n। ये हमारी थर्ड कंडीशन है, और ये थर्ड कंडीशन ही हमें फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म तक पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक एवरेज कंडीशन ली गई है। तो अब हम आगे क्या करेंगे? जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन आई है जिसे हमने मीडियम प्रेशर के ऊपर कैलकुलेट किया है, यहां से हम क्या करेंगे? आगे चल करके फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास रिलेशनशिप आया एट मीडियम प्रेशर
at medium pressure x upon m, which is rate of adsorption, is equals to k p की power 1 upon m by taking log both the sides. दोनों तरफ log लेते हैं हम, तो log लेने पर क्या मिलेगा हमें, log x upon m का हमने log लिया, देन कांस्टेंट का log k, देन पावर आगे आ जाएगी प्लस 1 अपॉन n, p की पावर 1 अपॉन n हम आगे ले लेंगे और फिर आएगा log p. इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, log x अपॉन m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log p प्लस log k. एक ही बात है ये, ठीक है. ये हमारी फ्रेडरिक्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की फाइनल इक्वेशन होगी. और इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को डिनोट करती है. जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स उन्हें मालूम होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. हर वो इक्वेशन जो इस इक्वेशन को ओबे करती है उसे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन बोलते हैं. और ऐसी इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होता है, ठीक है. जहां y एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, log x अपॉन m, ठीक है. x एक्सिस पे हमारा क्या है, log p. यहां m क्या है हमारा, ग्रेडियंट को हम स्लोप भी बोल सकते हैं. और c हमारी क्या है, इंटरसेप्ट वैल्यू है, ठीक है. तो बेसिकली फ्रेडरिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है वो एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को ओबे करती है. तो अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं. तो ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए. कुछ ऐसा ग्राफ हमें दिखाई देगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. यहाँ पर हमें x अपॉन m की जगह अब क्या लेना है, log x अपॉन m, जो कि हमारे y एक्सिस पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है. दूसरी तरफ log p हमें कहाँ लेना है, x एक्सिस पे, तो यहाँ क्या होगा, log p. अब यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, c. देखिए log के हमारा इंटरसेप्ट है. एक्चुअल में इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस को, जो हमारा y एक्सिस है उसको आकर के जो लाइन काटती है, ठीक है, उस काटने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, हमारा इंटरसेप्ट बोलते हैं. यानी हमारी c की वैल्यू होगी और c यहाँ पर क्या है, log k. यहाँ पर हमारा log k है. और हमारा स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी 1 अपॉन m, जो कि जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, दैट इज r स्लोप. ये हमारा स्लोप है जिसको हम 1 अपॉन n से रिप्रेजेंट करेंगे. अब आपके सामने जो इक्वेशन और ग्राफ है ये फ्रेडरिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन है. और ये फ्रेडरिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में मिलने वाला फाइनल ग्राफ है जो कि